नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संसद के दोनों सदनों में कर्नाटक मुद्दे पर अवरोध के चलते कार्यवाही में हुआ अवरोध। राज्यसभा में नहीं चल पाई प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही। सभापति की ओर से शून्यकाल में कांग्रेस को मुद्दा उठाने की इजाजत दिए जाने के बावजूद जारी रहा गतिरोध। दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा जारी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की मुश्किलें बरकरार। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने स्पीकर से की विधायक दल की बैठक में शामिल न होने वाले बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। एक और कांग्रेस विधायक रोशन बेग ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुई सियासी संकट पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को गांधी जयंती से सरदार पटेल जयंती तक पदयात्रा निकालने के दिए निर्देश। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हर संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा में विधायक, पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। भारत दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, निवेश, व्यापार और ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व पर भी दिया जोर। और बारिश के कारण रुका भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड ने 40.1 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 211 रन। विलियमसन और टेलर के अर्धशतक। कर्नाटक में जारी सियासी संकट के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज नहीं चल सकी। कांग्रेस और टीएमसी सांसदों के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। कांग्रेस सांसदों ने जहां कर्नाटक में जारी सियासी संकट का और टीएमसी ने पीएसयू में विनिवेश का मुद्दा उठाया, सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन की कार्यवाही चलाने की अपील की, लेकिन गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। माननीय सभापति जी, राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को गतिरोध के चलते कई बार बाधित हुई। कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने गतिरोध शुरू कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस की ओर से नियम 267 के तहत दिए नोटिस को नामंजूर कर दिया, जिसमें कर्नाटक के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई। उन्होंने टीएमसी सांसदों को बताया कि सरकारी उपक्रमों में विनिवेश का मुद्दा पहले ही शून्यकाल के दौरान उठाया जा चुका है। Two notices for suspension of the question hour. For the sake of the members, one Mr. B.K. Hariprasad and others, and then Ms. Dora Sen and others. About these two, one is connected with Karnataka. I am not allowing it, but I can allow it during 0 hour if the members wish. Second is, as far the issue of Dora Sen is concerned, this same issue was discussed in this house through 0 hour. Same issue on 21st June, on the very first day, same issue has been discussed. As per the rules, you cannot discuss the same issue twice in the same session. That's why I have not allowed it. लेकिन सदन में गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। There is a budget discussion today. You can discuss in budget this thing. If you seems to have decided not to allow the house to function, 13 days we have functioned very effectively. People are happy. They are appreciating about Rajya Sabha. If you have decided to disturb it, then the house is adjourned to meet at 12 o'clock today. प्रश्नकाल के दौरान भी सदन में अवरोध जारी रहा। शोर हो रहा है, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत अच्छी तरह काम किया। देश में राज्यसभा की बहसों को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर बनी। हम लोग उसको उस क्रम को आगे बढ़ाए। मेरा निवेदन होगा अपनी अपनी जगह जाए। आखिरकार सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
The House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, the 10th July 2019. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी सरकार पर संकट बरकरार है। कांग्रेस के किसी भी बागी विधायक ने आज विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक मंडल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने बागी विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। उन्होंने 13 विधायकों के इस्तीफे को स्वेच्छा से देने को उचित नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की किस्मत का फैसला विधानसभा के भीतर होगा। This government has been in existence since more than 1 year. The BJP, despite the fact they have failed to prove the majority on the floor of the House, when the opportunity was given to them, they are trying to destabilize this government continuously, constantly. Five times they have attempted to destabilize this government. This is the 6th attempt. They are trying to destabilize this government. Only in the assembly only you can finally you can decide anything. So what is Rahul Gandhi? That is a way to decide the future of the government. Let us see. We have a hope, definitely. और इस बीच कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक रोशन बेग ने आज त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। पार्टी पहले ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर चुकी है। अब तक कुल 11 कांग्रेसी विधायकों ने त्यागपत्र दिया है। कल रात 2 निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने एचडी कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये लोग कांग्रेस और जेडीएस के 13 बागी विधायकों से मिलने मुंबई गए। वहीं कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि 13 इस्तीफों में से 8 इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं दिए गए। I'll have to see the material, go through the provisions of law, then decide should I give them an opportunity or not, and all those things will happen automatically. Then another question, these people, honorable members, they have met the honorable governor and they have told governor their resignations are voluntary and genuine. और इधर बीजेपी विधायक दल की बंगलुरु में बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है। फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है। बीजेपी ने आज राज्य भर में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर आगामी 2 अक्टूबर से बीजेपी के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। आज संसद भवन परिसर में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के नेता हर दिन 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और महात्मा गांधी की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में सांसदों को बजट की प्रमुखताओं के बारे में जानकारी भी दी। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की संसद भवन लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के कई नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों और नेताओं से महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पदयात्रा करने की अपील की। ये यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में गांधी 150 के बारे में, महात्मा गांधी जी की 150 जन्मदिन के बारे में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम सब एमपी के सामने रखा है। 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर
ये 27-28 डेज में हमको पाद यात्रा 150 किलोमीटर पाद यात्रा इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें राज्यसभा की किसी न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको अलॉट किया जाएगा। यह यात्रा कुल 150 किलोमीटर लंबी होगी। इस दौरान सभी बूथों को कवर किया जाएगा। यह यात्रा हर दिन 15 किलोमीटर तक चलेगी। इस पदयात्रा में महात्मा गांधी की शिक्षा और विचारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर बूथ पर वृक्षारोपण भी होगा। इस पदयात्रा में राज्यसभा सांसद भी हिस्सा लेंगे। राज्यसभा सांसदों को भी संसदीय क्षेत्र अलॉट किया जाएगा। हर संसदीय क्षेत्र में 15 से 20 टीमें बनाई जाएंगी। हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 टीम बना के हर रोज 15 किलोमीटर पादयात्रा, इसमें हर बूथ को कवर करना। ये सभी जो ग्रुप हम बना रहे हैं, ये ग्रुप में कम से कम एक दिन स्वयं एमपी उधर जाना चाहिए और उधर गांधी जी के बारे में, देश के 75 ईयर्स का भी देश का स्वतंत्र मिलके 75 ईयर्स भी हो रहा है, उसके बारे में ये सब एक कार्यक्रम भी रखना, गांधी जी के बारे में बताना, स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताना, ये सब कार्यक्रम करते हुए और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कवरिंग मोर ग्रीनरी, मेकिंग इट मोर ग्रीन, ये सब कार्यक्रम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबको मार्गदर्शन किए। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की प्रमुख बारीकियों के बारे में भी सांसदों को जानकारी दी। ये भी तय हुआ कि क्षेत्र में पदयात्रा के दौरान जनता को सरकार की नीतियों से भी परिचित कराया जाएगा। पंचानन मिश्र, राज्यसभा टीवी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया था? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने केंद्रीय संविधान समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की भावी विधायिका की संरचना पर विचार कर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव दिया था। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत में अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री रविवार देर रात भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। सीबीआई ने आज देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने ये छापे 19 राज्यों में करीब 110 जगहों पर मारे हैं। करीब 30 मामलों को लेकर सीबीआई की छापेमारी चली।
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार को फ्लैट खरीदारों के हित में प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है। जेपी बिल्डर से फ्लैट खरीदने वालों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे फ्लैट खरीदने वालों की समस्या का समाधान हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर घर खरीदारों को मकान मिलने में देरी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए कड़े नियम कानून बनाने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल जेपी बिल्डर का नहीं है, बल्कि कई बिल्डरों से जुड़ा है जहां खरीदारों के पैसे फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 दिन ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। जेपी बिल्डर से फ्लैट खरीदने वालों ने कोर्ट में कहा है कि अगर जेपी को दिवालिया घोषित किया जाता है तो सबसे पहले बैंक अपना पैसा वापस वसूलेंगे। ऐसे में घर खरीदारों के हाथ कुछ नहीं आएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को बैठक करने को कहा है। नहर निर्माण को लेकर कोर्ट ने कहा कि तीनों पक्ष एक बार कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर बैठक करें। इसके आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कोर्ट अपने मुताबिक आदेश लागू करवाएगा। मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। एसवाईएल मुद्दा लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बावजूद सालों से अटका पड़ा है। नहर निर्माण की अधिसूचना जारी हुए 43 साल बीत चुके हैं, लेकिन नहर निर्माण का काम अभी भी अधूरा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2016 को इस मामले में हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन पंजाब के हिस्से में नहर निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि इन इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। मछुआरों के समुद्र में न जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई है। अगले 3-4 दिनों में दक्षिण कर्नाटक, कोंकण और गोवा में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। कई जगहों पर बिजली गिरने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। भारत ने बांग्लादेश से म्यांमार लौटने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 250 मकान अनुदान के तौर पर दिए हैं। आज म्यांमार में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने म्यांमार के अधिकारियों को एक समारोह में ये मकान सौंपे। ये समारोह म्यांमार के रखाइन स्टेट के मोंग डाउन शहर में आयोजित किया गया। भारत ने ये मकान रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत $2.5 करोड़ के अपने वादे के अंश के रूप में दिए हैं। इसके पहले इस साल जून में भारत ने रखाइन स्टेट के सितवे कंप्यूटर विश्वविद्यालय के लिए 40 कंप्यूटर और 15-15 ट्रैक्टर और क्लॉरर भी दिए, ताकि लौटने वाले शरणार्थी खेती के काम में लग सकें। भारत ने रखाइन स्टेट में चिकित्सा उपकरण भी भेंट किए हैं। रखाइन स्टेट में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सितवे में बंदरगाह और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। भारत की ये सारे सहायता कार्यक्रम दिसंबर 2017 में हुए समझौते के तहत चल रहे हैं। और अब बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैनचेस्टर में बारिश के कारण रुका हुआ है। खेल रुकने से पहले न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आई। हालांकि कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर ने टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली है।
सारे बैट्समैन फॉर्म के अंदर हैं। रोहित शर्मा फॉर्म में हैं, केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं, विराट कोहली 3 नंबर बैटिंग करेंगे, वो अच्छा खेल रहे हैं। आज अच्छी बात मुझे दिख रही है कि दिनेश कार्तिक जो हैं वो टीम के अंदर है और मैं समझता हूँ कि 4 नंबर उनको खिलाना चाहिए। और उसके बाद 5 नंबर धोनी आएंगे, 6 नंबर पे ऋषभ पंत बैटिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छा, मैं समझता हूँ कि बैटिंग लाइनअप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और नीचे 8वें नंबर तक जो है हमारी बैटिंग रहेगी। और आइए सीधा रुख करते हैं कनॉट प्लेस का, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद फतेह टीपू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे क्रिकेट प्रशंसक भी वहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद फतेह टीपू, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस विश्व कप में भारत के प्रदर्शन को अब तक देखा जाए तो शानदार रहा। लीग मैचों में भी 9 में से सिर्फ 1 में उसे शिकस्त मिली है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है, लेकिन टीम इंडिया जब खेलेगी, जब मैदान पे उतरेगी, उसकी संभावनाओं को लेकर चूंकि हमारे जो बैट्समैन हैं सभी अच्छे फॉर्म में हैं और अभी तक प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपके साथ जो मौजूद हैं और कितना उत्साह उनमें? जी अमृता, बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हैं। आप पीछे जो स्क्रीन लगी है आप देख सकती हैं कि लगातार यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, आम लोग हैं, उनकी नजर यहाँ पे बनी रही जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारत ने बड़ी ही सधी गेंदबाजी अब तक की, बारिश की वजह से वहां पे काफी व्यवधान हो गया, मैच अभी रुका हुआ है। लेकिन इंडिया इंडिया के नारे यहाँ पे लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्रिकेट प्रेमी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे, क्या उम्मीद कर रही है? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी। तो अभी आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है तो लो स्कोरिंग मैच होगा ये? हाँ, स्कोरिंग मैच इंडिया के लिए तो इजी रहेगा जो अब तक हुआ है, क्योंकि बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है एंड अच्छा है सब। हमारे साथ कुछ और क्रिकेट प्रेमी, आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी again the century by Rohit Sharma, KL Rahul and definitely by Kohli this time and we are yes. आप इंडिया जीतेगी बस। भाई साहब ये बताइए कि 99 में अगर हम आपको याद दिलाएं तो सेम यही लगभग पोजीशन थी जब ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ था और वो मैच लो स्कोरिंग था, टाई हो गया था। इस मैच से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस मैच से सीधा यही उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी और दूसरी कोई थॉट नहीं है माइंड में, दैट्स इट। इंडिया जीतेगी, कोई दूसरी थॉट नहीं है। एक साहब और मेरे साथ में है, अंडर 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेम टीम थी, सेम कैप्टन थे जिसमें इंडिया ने मैच जीता था। इस बार क्या लग रहा है आप? तब भी विराट कोहली ने न्यूजीलैंड को पटकनी दी थी और आज भी हम सबको पूरा भरोसा है कि विराट कोहली की टीम जो है न्यूजीलैंड को दोबारा पटकनी देगी और दोबारा वो वर्ल्ड कप खेलने का सोचेंगे भी नहीं। इंडिया विराट कोहली पटकनी देंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से अब तक का इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है तो श्योर शॉट है कि आज इस बार भी इंडिया ही जीतेगी। तो अमृता, आपने देखा यहाँ पे जिस तरह से क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा है, पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारत एक बार फिर फाइनल में पहुंचेगा और देश का, हिंदुस्तान का नाम वो क्रिकेट की दुनिया में रोशन करेगा। अमृता, बिल्कुल टीपू, जिस तरह की आवाजें हमें सुनने को मिली और लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही बात है कि इंडिया जीतेगी, इस बात का भी पूरा विश्वास है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अब तक टीम इंडिया का, अंक तालिका में भी वो सबसे पहले पायदान पर है और सभी को ये पूरी उम्मीद है कि भारत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज करेगा। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।